Hello and welcome to this India Today special. Remember, Maharashtra and Mumbai in particular are the worst affected in the fight against COVID. Maharashtra accounting for more than a third of the corona cases across the country. This has put pressure on the Uddhav Thackeray government in Mumbai. And the man who's leading the charge against them is the former Chief Minister and BJP leader Devendra Fadnavis. Mr. Fadnavis now joins us here on India Today. Appreciate your joining us, Mr. Fadnavis. The charge against you is that at a time when Maharashtra needs to unite in this fight against corona, you are trying to bring down the Uddhav Thackeray government. How true is that, sir? देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, सरकार को गिराने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सरकार अपने अंतर विरोधों के कारण गिरेगी और जब ये गिरेगी तब जो परिस्थितियां होगी उसमें हम विचार करेंगे। हमें आज सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है। आज हम सारे मिलकर कोरोना का मुकाबला करना चाहते हैं, उसी का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में हमने जो आंदोलन भी किया अपने घरों से किया और हमने आंदोलन में ये भी कहा कि ये सरकार को भगाने का आंदोलन नहीं है, ये सरकार को जगाने का आंदोलन है। सरकार को जगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा करीबन देश की 37% केसेस कोविड की आज महाराष्ट्र में है, 41% डेथ्स ये महाराष्ट्र में है। और मुंबई की परिस्थिति ऐसी है, राजदीप जी आप तो मुंबई को बहुत पास से जानते हैं, आपके लोगों से यहाँ पर बातचीत होती है। आज लोगों को बेड्स नहीं मिलते, ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिलते, वेंटिलेटर्स तो सवाल ही नहीं है। और दिन दिन भर लोग रास्तों पर एम्बुलेंस के लिए रुकते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। ये अवस्था अभी मुंबई की है। सबसे महत्व की बात यह है कि सरकार जो कह रही है, दो सवाल उठते हैं सर जो आपने कहा है उससे दो सवाल उठ रहे हैं। एक आपने कहा कि ये जो आंदोलन आपने चलाया है ये सरकार को गिराने के लिए नहीं है लेकिन महाराष्ट्र को बचाने के लिए। क्या आपको लगता है ये समय है, सही समय है आंदोलन के लिए, या ये सही समय है सरकार के साथ काम करने के लिए? देखिए, हम तो पहले दिन से सरकार के साथ ही काम कर रहे हैं और हमने लगातार सरकार से बातचीत की। उद्धव जी ने जब हमको बैठक में बुलाया, 2 महीने तो बैठक ही नहीं हुई विपक्ष के साथ। ये तो पहला राज्य होगा जिसमें विपक्ष के साथ बैठक ही नहीं हुई। 2 महीने बाद बैठक में बुलाया, मैं स्वयं मंत्रालय बैठक में गया। उद्धव जी नहीं आए, लेकिन ठीक है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन हुए। हमने उसमें उनको 4 चीजें बताई, कौन सी चीजें करनी चाहिए। हमने दर्जन भर से भी ज्यादा लेटर्स उनको लिखे, क्या करना चाहिए। उनसे फोन पे बात की, क्या करना चाहिए। लेकिन जब कोई चीजें होती नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार को जगाना पड़ता है। और डेमोक्रेसी में सरकार को जगाने के लिए जो एक हथियार हमारे पास है वो आंदोलन कर। वापिस देखिए, पर भी कोई रास्ते पर नहीं आया। सब लोगों ने अपने घर पर बैठकर और एक अपने काला मास्क पहनकर अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर अपना फोटो उतारा और अपनी मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। और उसके बाद सरकार में थोड़ी हड़कंप तो मची, उसके बाद सरकार में थोड़ी जागृति तो आई। तो मुझे लगता है हम आज भी सरकार को पूरी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार काम भी नहीं करेगी, निर्णय भी नहीं लेगी। आज महाराष्ट्र कौन रन कर रहा है? महाराष्ट्र इज रन बाय ब्यूरोक्रेट्स इसको चला रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ है? और ब्यूरोक्रेट्स में भी वॉरिंग फैक्शन। सर आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं महाराष्ट्र को, यू आर सेइंग द पॉलिटिकल क्लास इज नॉट। मेरा दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ ये है, आपने कहा देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर्स, शॉर्टेज ऑफ बेड्स, हॉस्पिटल्स आर ओवरक्राउडेड। व्हाई? दिस इज बिकॉज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नॉट बीन बिल्ट इन महाराष्ट्र ओवर द इयर्स। कई सालों से मुंबई में नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल बने नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये सब शिवसेना सरकार, उद्धव ठाकरे, ये जो महाविकास आघाड़ी ही जिम्मेदार है, या सालों से महाराष्ट्र के नेताओं ने स्वास्थ्य के इशू पर उतना ध्यान नहीं दिया और आज ऐसी परिस्थिति आ गई है मुंबई में? देखिए, 20 सालों से शिवसेना के पास मुंबई महानगर पालिका है और मुंबई का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार का कम है, महानगर पालिका का ज्यादा है। लेकिन महानगर पालिका ने उसने कभी इंप्रूवमेंट नहीं की, उसको बढ़ाया नहीं। लेकिन आज वो विवाद का विषय नहीं हो सकता। मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात बताता हूं कि हमारा जो जेजे हॉस्पिटल है उसका 1200 बेडेड नया हॉस्पिटल, वहां पर एक्सटेंशन
जिसको हमारी सरकार ने मान्यता दी थी, ये सरकार के आने से पहले उसका टेंडर होके हमने वर्क ऑर्डर दिया था, लेकिन आज भी उसका काम शुरू नहीं करने दिया। इस सरकार ने काम शुरू नहीं हुआ। पर छोड़ दीजिए, इस बात को भी छोड़ दीजिए। मेरा सीधा कहना यह है कि जिस समय आईसीएमआर की टीम आई थी, तो आईसीएमआर की टीम ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए स्पाइक आने वाला है और स्पाइक के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और स्पाइक की तैयारी करने की उन्होंने बात कही थी। हमने क्या तैयारी की? कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर तैयारी ये हुई कि कुछ बेड्स हमने एमएमआरडीए में लगा दिए, कुछ बेड्स हमने डोम में लगा दिए, कुछ नेस्को में लगा दिए। ये सारे बेड्स मिलाकर 3-3,500 बेड्स है और मुंबई में हर दिन 1500 से 1700 केसेस हो रही है। अच्छा, ये भी जो बेड्स बने, बेड्स है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। तो आप क्या करते? नहीं सर, फडणवीस जी, आलोचना करना बड़ा आसान है। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते जो आपको लगता है इस सरकार ने नहीं किया है? मैं बिल्कुल साफ, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, इसलिए मुख्यमंत्री रहता तो क्या करता, ऐसी बातें मैं नहीं करता, लेकिन सरकार को सलाह जरूर दे सकता हूं। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये फैला क्यों? आप देखिए, मुंबई में एक एरिया स्प्रेड हमको दिखता है, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी हमको एक बात दिखाई पड़ती है, चाहे वो धारावी हो, चाहे वर्ली हो, कई एरियाज ऐसे जहाँ एक एरिया स्प्रेड हमको दिखाई पड़ता है। अब जब ये एरिया स्प्रेड शुरू हुआ, उस समय दो गलतियां निश्चित रूप से हुई, क्योंकि उस समय भी आईसीएमआर की टीम ने कहा था कि यहाँ पर चूंकि घनता बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो होम क्वारंटाइन मत कीजिए। आप 15, 20, 25 हजार लोगों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था मुंबई में हो सकती है, तुरंत वो करके इसको लोगों को जो असिम्प्टोमेटिक उनके कॉन्टैक्ट्स है उनको आप अलग कर दीजिए। वो काम नहीं हुआ। उसके बाद आईसीएमआर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि असिम्प्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का टेस्टिंग होना ही चाहिए। हमने नहीं किया। हमने यहाँ पर मुंबई में आदेश निकाल दिया कि असिम्प्टोमेटिक का टेस्टिंग नहीं होगा। परिणाम क्या हुआ? उन असिम्प्टोमेटिक लोगों के कारण एरिया स्प्रेड बढ़ा और लोगों को वहां पर कोरोना हुआ। दूसरा, जिस प्रकार से लॉकडाउन एनफोर्स करते समय सप्लाईज का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तीसरी चीज ये है कि आईसीएमआर ने तो 2 महीने पहले आपको कहा था स्पाइक आने वाला है, तो 2 महीने में आप टेम्पररी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे। आज 20, 25, 50 हजार बेड्स आप तैयार कर सकते थे। फडणवीस जी, आज नहीं, आप महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि डबलिंग रेट जो 3 से 4 दिन हो रहा था, डबलिंग ऑफ केसेस इज नाउ 13 to 14 डेज, 13 से 14 दिन डबलिंग रेट हो गई है। धारावी में केसेस कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सरकार ये भी कह रही है मॉर्टेलिटी रेट भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनका कहना है धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। मुंबई को कंट्रोल करना वैसे ही आसान नहीं है। आप धारावी जानते हैं किस तरह की एरिया है, या कई इलाके जो मुंबई के हैं, खासकर की स्लम एरियाज जो है, वहां कंजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग डिफिकल्ट है। सरकार का कहना है समय के बाद हमें समय दीजिए, हम धीरे धीरे सिचुएशन को काबू में ला रहे हैं। भाई साहब, कितना समय दिया जाएगा? लोगों के मरने के बाद आप समय दोगे? आज देखिए, लोग रास्तों पर मर रहे हैं, रास्तों पर। एक दिन में 105, ये सबसे बड़ा डेथ का आंकड़ा हमको कल देखने को mortality rate is coming down, doubling is coming down, सर। एक मिनट, तो आप डिनाई कर रहे हैं, सरकार कह रही है डबलिंग रेट कम होती 3 से 4 दिन, अब 13 से 14 हो गई है और मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, ये सरकार का कहना है। सुन लीजिए राजदीप, कम से कम आपके जैसे जर्नलिस्ट ने, जो इतना सीनियर एडिटर है, उसने इस प्रकार के गलत स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाना चाहिए। मैं अभी आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूं। सबसे महत्व की बात क्या है? मुंबई में कुल मिलाकर मुंबई में टेस्टिंग की सुविधा कितनी है? 10,000 टेस्टिंग की पर डे सुविधा है। टेस्टिंग हम कितना कर रहे हैं मुंबई में? जानबूझकर हम 3,000, 3,500 का टेस्टिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए, अगर मैं मई महीने की बात करूं तो मई महीने में जितने टेस्ट हमने की 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, इन टेस्ट में पॉजिटिव आने का प्रमाण कितना है? इट इज 32%। 32%। देश में कितना है? 5%। 32%। और इतना ही नहीं, अगर आप 17 में से 24 में ये 7 दिनों का अगर आप टेस्टिंग रिपोर्ट देखें तो 42% पॉजिटिव केसेस आई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम दबा रहे हैं, हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं। हमने मुंबई में असिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग पर बैन लगाया है। हमने प्राइवेट आदमी भी अपनी टेस्टिंग प्राइवेट लैब में नहीं कर सकता, हमने बैन लगाया है।
जो कोई ऐसा करता है उस डॉक्टर ने अगर सरकार ने मुझे सरकार ने मुझे कुछ आंकड़े भेजे हैं। सर, आपकी बात अपने जगह सही है, लेकिन सरकार ने मुझे आंकड़े भेजे हैं कि अभी भी टेस्टिंग महाराष्ट्र में गुजरात के मुकाबले, जो बगल का राज्य है, बीजेपी राज्य है, वहां से डबल है, दुगना है। महाराष्ट्र का कहना है कि मुंबई जैसे शहर में टेस्टिंग हो रही है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग मुंबई जैसे शहर में बहुत मुश्किल है। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को कम किया जाए, ये मुंबई जैसे शहर में बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। क्या आप मानते हैं कि चैलेंज बहुत बड़ा है, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है, और गुजरात के मुकाबले महाराष्ट्र स्टिल बेटर? नहीं, मैं वापस कहता हूं, अभी देखिए स्टैटिस्टिक्स को किस प्रकार से देखा जा सकता है। अब मेरे हाथ में ये स्टैटिस्टिक्स है सारे राज्यों का। आपका कैमरा दिखाइए या फिर पढ़ के दिखाता हूं जी। इसमें अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस में भी सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं है। गुजरात में 44% है, महाराष्ट्र में 65% है। आप अगर रिकवर्ड केसेस देखें तो सबसे कम रिकवर्ड केसेस महाराष्ट्र में, गुजरात में 49 रिकवर्ड केसेस है, महाराष्ट्र में 31% रिकवर्ड केसेस है। तो आप स्टैटिस्टिक्स को किसी भी प्रकार से दिखाकर मैं पूछना चाहता हूं कि आप जी अगर पूरी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन और गुजरात की पॉपुलेशन ले और उसके बाद पर 10 लाख क्या हो रहा है देखे, ये क्या करते हैं, गुजरात को मुंबई से कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता है, पूरे महाराष्ट्र को देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में अकेला मुंबई नहीं है, पुणे में भी केसेस हो रही है, औरंगाबाद में भी केसेस हो रही है। सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड टाउन से महाराष्ट्र के। और कल भी आपने अगर देखा होगा तो पूरे देश में जो 17-18 शहरों की, सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड शहरों की कॉन्फ्रेंस ये केंद्र सरकार ने की, उसमें अकेला महाराष्ट्र ऐसा था जिसके 3 टाउन्स को बुलाया गया था, 3 सिटीज को बुलाया गया था। ये कोई कंपटीशन नहीं चल रही। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, सर, अगर हम कंपेयर करें तो फिर दिल्ली से भी कंपेयर करना पड़ेगा, वहां क्या परिस्थिति है, यहां क्या परिस्थिति है, वो भी कंपेयर करना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अगर हम लोग किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, मुंबई की ग्राउंड रियलिटी क्या है आकर देखिए ना राजदीप, आप तो सबको जानते हैं, फोन करके देखिए। अगर 8 घंटे से कम में एम्बुलेंस मिलती है मुंबई में, 8 घंटे मिनिमम, 8 घंटे लगते हैं एम्बुलेंस मिलने के लिए। सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार का कहना है, उद्धव ठाकरे का कहना है, देखिए, एक जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ किसी को कंसल्ट नहीं किया गया, जब अब हवाई जहाज निकाले जाते हैं किसी को कंसल्ट नहीं किया जा रहा। वहां के गृह मंत्री मुझे बताते हैं कि केंद्र जो है जब ट्रेन की सुविधाएं देना चाहते हैं माइग्रेंट वर्कर के लिए, केंद्र सरकार जो है कोऑपरेट नहीं करती महाराष्ट्र के साथ। ये सब आरोप भी लगाए जाते हैं कि क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है, वहां भाजपा जो सेंटर पे है और भाजपा जो राज्य में है वो उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से, जो मैंने शुरुआत में कहा, इस सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में रखकर गिराना चाहते हैं। राजदीप जी, आप कभी कभी केंद्र की सरकार से भी बात करिए ना, आप तो राज्य की सरकार के लोगों से बात कर रहे हैं। कोई आपके जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने एक तरफा विचार नहीं करना चाहिए और एक तरफा बात भी नहीं करनी चाहिए, आपने दूसरी साइड भी सुननी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र सरकार का आरोप है, ये महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि हमें एक तरह से हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ठाकरे जी ने बार बार ये कहा कि केंद्र की सरकार हमको मदद कर रही है, उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं कहा। अब आप ट्रेन की बात करते हैं, एक भी ट्रेन राज्य सरकार के मांगने के सिवाय नहीं गई। रोज यहां पर नोडल ऑफिसर से लिस्ट जाती है, वो लिस्ट के अनुसार ही ट्रेन लगती है। कोई भी ट्रेन इन्होंने बिना मांगी ट्रेन नहीं गई। मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज, राज्य के गृह मंत्री को चैलेंज देता हूं, एक ट्रेन वो ऐसी बता दे कि राज्य सरकार ने डिमांड की नहीं की और केंद्र ने जाकर लगा दी। देखिए, ये राजनीति कर रहे हैं, ये अपनी असफलता का ठिकरा ये केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। मैं कम से कम आपके जैसे सीनियर व्यक्तियों को निवेदन करता हूं, आप तो फैक्ट चेक कीजिए, क्यों एक तरफा बात करते हो, फैक्ट चेक करके बात करिए। सर, उद्धव ठाकरे का कहना है कि बार बार विपक्ष मुझे कह रहा है, महाराष्ट्र में विपक्ष की आई हैव नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, इसलिए मुझे घेरा जा रहा है। लेकिन उनका कहना है ये मेरी शक्ति है, मैं ओपन माइंड से सबसे बात कर रहा हूं।
मैं अपने आप में लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूं और सबको साथ लेकर काम कर रहा हूं। क्या कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस की आप आलोचना कर रहे हैं? क्या है? आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर किया है महाराष्ट्र, ये कहीं ना कहीं क्या आप उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स पर एक सवाल उठा रहे हैं जो कल तक आपके सहयोगी हुआ करते थे? सवाल उठाने का सवाल ही नहीं है। मैंने पहले दिन से यह कहा कि उद्धव जी पहली बार राजनीति में इस प्रकार की चुनावी राजनीति में आए हैं। वो कभी एमएलए भी नहीं रहे, पर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई पहली बार आया इसलिए उसको वो काम ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। अपने देश में कई ऐसे इंसिडेंसेस है कि पहली बार आने वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हुआ है, मैं उसमें कोई, लेकिन पहले 2-3 महीने उनको सीखने के लिए बिल्कुल समय था और हमने उनको वो समय भी देना भी चाहिए। पर आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति में जब ब्यूरोक्रेट्स ये अपने प्रोटोकॉल चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स ये एक दूसरे के साथ वॉरिंग फैक्शंस चल रहे हैं, ऐसे समय पॉलिटिकल लीडरशिप को असर्टिवली काम करना पड़ता है। सर, many of these bureaucrats were working with you also. फडणवीस जी, many of these bureaucrats were working with you. वो आपने भी उनके साथ काम किया था, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ। आप पूरी बात तो सुनते जाइए राजदीप जी, पूरी बात सुनिए। ये मैंने अकेले ने कहा होता तो राजनीति होती। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा, ये बात तो सबसे पहले मैंने नहीं कही ओपनली, सबसे पहले ये बात पृथ्वीराज चौहान जी ने कही। उसके बाद कई कांग्रेस के नेताओं ने कही, एनसीपी के नेताओं ने कही, और कई लोगों मिनिस्टर्स ने कंप्लेंट की कि हमारी तो सुनवाई कोई होती नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट से सारी चीजें चला रहे हैं। मैं कहूंगा तो राजनीति है, पर कम से कम उनके लोग जो कर रहे हैं उसको तो समझना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहे हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनको हमेशा बड़ा भाई बोलता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दैट देयर इज नो पॉलिटिकल लीडरशिप इन महाराष्ट्र। आप बात कुछ भी कर लीजिए, लच्छेदार बातें कहिए, बहुत सुंदर बातें कहिए, बहुत मीठी बातें कहिए, पर फैक्ट ऑफ लाइफ इज देयर इज नो पॉलिटिकल लीडरशिप इन महाराष्ट्र। द एंटायर स्टेट इज रन बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स, लेट द ब्यूरोक्रेट्स रन, बट देयर इज ब्यूरोक्रेट्स में कोई समन्वय नहीं है। दे आर एट वॉरिंग फैक्शंस है उसमें, दे आर एट वॉर। तो ऐसी परिस्थिति में जब इतना बड़ा पैंडेमिक होता है राजदीप जी, मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप को असर्ट करना ही पड़ेगा। सर, मुझे ये बताइए, नारायण राणे, who is also a senior politician from the opposition, has now called for president's rule in Maharashtra. आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप हैज फेल्ड। डू यू एग्री दैट दिस इज अ टाइम फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन महाराष्ट्र? नहीं, मैंने इसमें बीजेपी की भूमिका बहुत स्पष्ट की है। ठीक है, नारायण राणे जी हमारे सीनियर नेता है, आप भी उनको जानते हैं, बहुत ठेठ बोलने वाले व्यक्ति है। उन्होंने कह दिया कि ये तो कोई यहाँ पर रूल ही नहीं दिख रहा, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये सीधा मानना है कि अभी ये राजनीति करने का भी समय नहीं है, सरकार को अस्थिर करने का भी समय नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेसिडेंट रूल की मांग नहीं की है। जो सरकार चल रही है वो चले, लेकिन कुछ न कुछ करे। और अपोजिशन करके हमारा यह काम है कि अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार को आईना दिखाना हमारा काम है, सरकार के पीछे लगना हमारा काम है। हम लगातार सरकार को मदद भी कर रहे हैं, हम सेवा कार्य भी कर रहे हैं, हम अलग प्रकार से जो जो चीजें हमसे हो सकती है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार हमको सहकार्य मांगे तो हम सरकार को दे रहे हैं, और नहीं मांगे तब भी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमको, मैं बिल्कुल साफ कहता हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो उनको एक, देखिए जो बात नारायण राणे जी ने कही वो तो उन्होंने इसलिए उठा ली क्योंकि आज महाराष्ट्र में जितने रूलिंग पार्टी के नेता है, चाहे वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, उन सारे लोगों का प्रयास ये होता है कि रोज एक नया नैरेटिव जाए। ये सारे के सारे लोग कोविड पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये एक दिन प्रेसिडेंट रूल पर चला जाए, दूसरे दिन केंद्र का अन्याय हो रहा है इस पर चला जाए, तीसरा दिन रेलवे की कंट्रोवर्सी खड़ी करके चले जाए। इनको पता है अपन गलत कर रहे हैं, लेकिन दिन में एक ऐसी बात कह देते हैं कि सारा चर्चा का फोकस के ऊपर चला जाता है जी, और कोविड की चर्चा ही होती नहीं है। सर, इस सरकार में 3 पार्टियां हैं। शरद पवार की भी पार्टी है, एनसीपी, वो बड़े अनुभवी नेता हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस भी है। राहुल गांधी कहते हैं हमारा कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है महाराष्ट्र में। तो क्या आप समझते हैं इस तरह की जो 3 पार्टी गवर्नमेंट है, इस वजह से आप समझते हैं कि सरकार पर प्रेशर है
या आप समझते हैं क्योंकि देयर इज एन इनएक्सपीरियंस एट द टॉप, दैट इज द रीजन फॉर द डिफिकल्टी द गवर्नमेंट इज फेसिंग? क्या आप मानते हैं कोविड इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज? कोई भी सरकार हो, आप भी अगर कल मुख्यमंत्री होते तो शायद उसी तरह की स्थिति आज महाराष्ट्र में होती। क्या वजह है आप समझते हैं कि ऐसी स्थिति आज महाराष्ट्र में है? देखिए, तीनों चीजें जो आपने की वो तीनों चीजें सही है। कोविड ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है ही और किसी भी सरकार के सामने, लेकिन उस चुनौती का मुकाबला करते समय एक फर्म गवर्नमेंट जो होती है वो निर्णय लेती है, निर्णय क्षमता से बात करती है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में 3 करोड़ रेशन कार्ड रहने वाले लोगों को, जिनके पास रेशन कार्ड है, ऐसे 3 करोड़ लोगों को मार्च और अप्रैल में राशन नहीं मिला। अप्रैल के एंड में राज्य सरकार ने उनके लिए एक आदेश निकाला कि मई में उनको राशन दिया जाएगा। अब आप ये निर्णय नहीं कर सकते, और जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है उनका तो निर्णय नहीं हुआ, छोटे छोटे राज्यों ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि आप किस प्रकार की निर्णय क्षमता रखते हैं, ऐसे समय वो काम में आती है। हाँ, दूसरी दोनों बातें भी सही है। आज बिल्कुल 3 पार्टियों की सरकार है, तीनों का अपना एजेंडा है, तीनों के अपने इंटरेस्ट है, इसलिए ये अलग अलग दिशा में ये तीनों के तीनों चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज का मैं निश्चित रूप से मतलब उद्धव जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि साथ वाली जो दोनों पार्टियां हैं, अब जब सरकार थोड़ी विफल हो रही है, जब सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ रही है, जब एक बहुत बड़ा गुस्सा मुंबई के लोगों में बन रहा है, तो ये दोनों पार्टियां साथ वाली कांग्रेस और एनसीपी ये प्रयास कर रही है इसका सारा ठिकरा उद्धव जी के सिर पर फूटे और हम लोग कैसे अलग रहे और हम लोग बिल्कुल ऐसे कहे कि नहीं नहीं जी हम तो प्रयास कर रहे थे, लेकिन देखिए हमको तो कोई निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है, ये तो सारे निर्णय उद्धव जी कर रहे हैं और इसी कारण ये फेलियर है। तो इस प्रकार से उनके सिर पर ठिकरा फोड़ने का प्रयास भी ये दोनों पार्टियां कर रही है। सर, आखिर में मैं पूछूंगा, आप कह रहे हैं मुंबई की जनता गुस्से में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुस्सा भी है, दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ही इज अ वेरी फाइन चीफ मिनिस्टर, ही इज अमंग द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स। वो लोगों से संपर्क लगातार बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या आप मानते हैं एक तरह से कि उद्धव ठाकरे को अभी भी समय देना पड़ेगा, एक जल्दबाजी न करे विपक्ष, आप न करे, उन्हें समय दे ताकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्थिति से उभर कर आए? किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये, मैं जहां मैंने शुरुआत की थी वही मैं अंत करूंगा, क्या ये समय है सबको साथ काम करने का? अगर उद्धव जी कल आपको फोन करें तो क्या आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहली चीज ये बात सही है कि जब कोविड शुरू हुआ तो कुछ सेलिब्रिटीज ने बड़े अच्छे ट्वीट किए और बहुत अच्छे सीएम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे उन सेलिब्रिटीज ने। अब वो कैसे हुआ वो भी लोगों के सामने आया, कौन सी एजेंसी वो करवा रही थी वो भी लोगों के सामने आया, पर वो छोड़ दीजिए, अब वो सारे के सारे मौन है, अब उनके ट्विटर अकाउंट्स भी मौन है, अब उनके ट्विटर से ट्वीट नहीं होता। पर मैं ये कहता हूं कि छोड़ दीजिए, किसी को काम अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी ये समय भी नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कोरोना से लड़ाई का समय है। राजीव जी, मुझे उद्धव जी फोन करके अगर ये कहे कि आप साथ दीजिए तो मैं साथ दूंगा, और नहीं भी करे तब भी मैं साथ दूंगा, क्योंकि कोविड ये किसी पार्टी की चुनौती नहीं है। कोविड ये देश के सामने, मानवता के सामने चुनौती है। इस चुनौती में अपनी तरफ से जितनी हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी राजनीति नहीं की है, लेकिन सरकार अगर कहीं विफल होगी तो जनता की दुख, जनता की वेदनाएं ये रखने का काम हमको विपक्ष रूप में करना पड़ेगा। वही काम हम कर रहे हैं, हमको कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं, हाँ या ना? ऐसी सरकार कभी 5 साल चली है? बताइए, हाँ या ना? कभी नहीं चली। यानी आप कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उद्धव जी, शरद पवार, संजय राउत ने सब ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। देखिए, हम इस सरकार को गिराएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, अपने बोझ से ये सरकार गिरेगी। अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ये सरकार अपने बोझ से गिरेगी। जिस दिन तक चल रही है चलेगी, जिस दिन गिरेगी उस दिन गिरेगी। हमारा मानना इतना है, जब तक चला रहे हो महाराष्ट्र के हित में चलाइए, अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए।
देवेंद्र फडणवीस जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, अपने विशेष अदा में बिल्कुल अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज आपने हमें दिए. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो टुडे हियर ऑन इंडिया टुडे. देवेंद्र फडणवीस, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, the state that is facing the biggest COVID challenge at the moment. The news continues here on India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.